बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 6.5 के उदाहरणों को आज इस भाग में हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 37 क्या कहता है बच्चों। उदाहरण नंबर 37, यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आधार को छोड़कर बाकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्षेत्रफल को, किसके क्षेत्रफल को, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को अधिकतम करना है। तो आपको अधिकतम करना है, तो उस स्थिति को हम ज्ञात करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों, वो किससे दिया जाता है, वो दिया जाता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं, देखिए जो आधार है AB, मैं इसको AB लिख देता हूं। ABCD आपका एक समलंब चतुर्भुज अपन ने मान लिया। आधार जो है A से B तक ये AB हो गया, ठीक है। इसकी लंबाई हमें नहीं दी है। इसके अलावा जो तीन भुजाएं हैं, एक तो AD, DC और BC, इन सब की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। तो मैंने ये 10 सेंटीमीटर देखिए तीनों भुजाओं को कर दिया है। अब इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, किसकी, आधार की। देखिए, इस D से एक लंब डाला यहाँ पर P पर जो टकराता है, और C से एक लंब डाला यहाँ पर Q पर टकराता है। आप देखते हैं PQ की उतनी ही लंबाई होनी चाहिए जितनी की DC की। तो आप देखते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये लेंथ हो जाएगी। बच्चों, ये इतनी लंबाई लेफ्ट साइड में जितनी बचेगी, समलंब चतुर्भुज की खास बात है, राइट साइड में भी ये उतनी ही दूरी बचेगी। मैं इसे x मान लेता हूँ। अब आधार कितना हो गया इसका, आधार हो गया x + 10 + x, मतलब 2x + 10 आपका कितना हो गया, इसका आधार हो गया। आधार आपको पता चल गया, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कर देंगे और इनकी लंबाइयों का योग करके ऊंचाई की ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई कितनी बनेगी बच्चों, ऊंचाई देखिए, ये जो त्रिभुज है ये 90 डिग्री का एंगल होने के कारण समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका कर्ण, और ये आप आधार मान सकते हैं। तो ये आपका लंब हो गया, और लंब बराबर कितना आएगा बच्चों, 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का √। ये ऊंचाई आपकी जो h है ये आपको प्राप्त हो गई यहाँ पर। अब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और क्षेत्रफल को क्या करना है, अधिकतम। तो जिसको अधिकतम करना है उसी का अवकलन किया जाता है। एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करके x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि x इसमें चर राशि अपन ने ली है। x के सापेक्ष अवकलन करके हम उसको प्रथम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, तो x के बराबर कुछ वैल्यू आएगी, मतलब एक पॉइंट मिलेगा x बराबर ये। फिर अपन सेकंड डेरिवेटिव पे चलेंगे। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल a जिसका फलन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये अपनी थ्योरी थी क्वेश्चन की। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले माना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप किससे दे रहे हैं, आप A से दे रहे हैं, ठीक है, ये A है। तो A इक्वल टू क्या आएगा, देखिएगा बच्चों, A इक्वल टू 1/2 समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग मैं कहूँ तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 10, प्लस ये AB की लेंथ कितनी होगी, आप देखिए x + x 2x + 10, तो आपका x + x प्लस आपका 10, ये हो गया समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी, √, आपका 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से आपने a बना लिया। चलिए, a इक्वल टू हम बात करते हैं। a इक्वल टू देखिएगा, यहाँ से आपका 2 कॉमन लेके काट देंगे तो आपका बच जाएगा x + 10, और यहाँ हो जाएगा √10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माना s बराबर a स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x + 10 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जब आपका s मैक्सिमम होगा, s क्या मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेगा, तो a भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात ये इम्प्लाइज करती है। जब s मिनिमम होगा तब
ए भी मिनिमम हो जाएगा। तो हम एस को मैक्सिमम कर दें, उस स्थिति में क्षेत्रफल अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, आपको बताया था एस इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपका ए इक्वल टू क्या बनेगा, रूट एस बनेगा। आप जानते हैं एस अगर अधिकतम होगा तो फिर ए का भी मान, जैसे जैसे एस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ए भी बढ़ रहा है, तो एस के अधिकतम होने पर ए का अधिकतम होना तय हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप कोई फलन देखते हैं y इक्वल टू रूट एक्स, तो प्रांत जब बढ़ेगा तो आपका y जो आपका परिसर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो x के अधिकतम होने पर y अधिकतम होता है और x न्यूनतम होने पर y भी क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो यहाँ पर इस थ्योरी से हम बात कर रहे हैं बच्चों। अब बात करें आगे, चलिए बात को बढ़ाते हैं। आप s का अवकलन कर दीजिए ds, किसके सापेक्ष, इसमें चर राशि कौन है x, dx के सापेक्ष। चलिए करते हैं, यहाँ पर u इंटू वी मैथड अप्लाई करेंगे तो x प्लस 10 का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं और 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 10 स्क्वायर का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाता है। उसके बाद आप प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करते हैं बच्चों, और फिर x प्लस 10 के होल स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 10 आपके पास आ जाता है। देखिएगा इसमें से कॉमन क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x, x प्लस 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a प्लस बी, a माइनस बी पुट करेंगे तो 2 तो आगे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लेंगे, 10 प्लस एक्स या x प्लस 10 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 2 और इनटू में x प्लस 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचता है बच्चों, ब्रैकेट में बचता है आपका माइनस का कितना, x बच जाता है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो बाहर आ गया है, 2 भी बाहर आ गया है, अंदर क्या बचा 10 माइनस एक्स, तो प्लस 10 माइनस एक्स आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा और अच्छा लिखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों का हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 माइनस 2x आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें, ये आ गया आपका बच्चों ds अपॉन dx का वैल्यू। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास उपलब्ध है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालेंगे और उससे टेस्ट कर लेंगे कि ये जो आपका s है अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2s अपॉन dx स्क्वायर बनेगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अगर ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, इस बात के बाद हम जो कहते हैं कि फलन अपना जो क्या है उच्चतम मैक्सिमम उच्चतम मान प्राप्त करेगा या निम्नतम मान प्राप्त करेगा, ये व्याख्या करते हैं। लेकिन ये किसके बारे में होगी, ये s के बारे में होगी और s के आधार पे, क्योंकि हमने अवकलन किसका किया है, s का किया है, न कि a का किया है। अगर a का करता मैं तो उसके अंदर अंडर रूट था, थोड़ा सा बड़ा बनता क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। चलिए फिर हम क्या कहें, सेकंड ये 2 रख दिया, x प्लस 10 का होल स्क्वायर रख दिया और इसका अवकलन किया u इंटू वी मैथड से, इसका कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे बच्चों, 2 रख देंगे, 10 माइनस 2x रख देंगे और फिर अवकलन किसका करेंगे, इसका जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, देखिएगा d2s अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 10 निकाल सकते हैं, 2 और 2 ये 4 निकाल सकते हैं, तो 4x प्लस 10 आपने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में देखिए ये माइनस रहेगा यहाँ पर, तो माइनस x माइनस 10 आपका यहाँ पर बच जाना है इसमें प्रथम भाग में। और द्वितीय भाग जो है, द्वितीय पद, इसके अंदर देखिए x प्लस 2, 2 और 2 बाहर चला गया है तो प्लस का 10 और माइनस का आपका 2x बच जाता है बच्चों। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 10 और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 2x, कितना बन गया आपका -3x बन गया और ये आपका इतना वैल्यू बन गया। इक्वल टू हम रखें तो माइनस बाहर में आ जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा और x गुणा में और x प्लस 10 भी गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने d2s अपॉन dx स्क्वायर प्राप्त किया।
ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता कर लिया। अब हम द्वितीय अवकलज परीक्षण से प्राप्त करेंगे कि जो हमारा s है वो उच्चतम है, उच्चतम का मान प्राप्त करता है या निम्नतम का मान प्राप्त करता है। तो इसके लिए ds अपॉन dx को क्या 0 के बराबर रखकर x का मान प्राप्त करेंगे, जो कि हमारा बिंदु कहलाएगा। वो उच्चतम का बिंदु भी हो सकता है, निम्नतम का भी बिंदु हो सकता है। हम टेस्ट करेंगे कि वो उच्चतम का है कि निम्नतम का है। तो देखिए ds अपॉन dx बराबर 0 रखने पर इससे आपको क्या मिलता है, देखिएगा इससे आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, और यहां पर मिल जाता है आपको 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाएं तो देखिएगा क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट यहां से आप कहेंगे x प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर आपका हो जाए 10 माइनस 2x इक्वल टू 0। बच्चों ये इंप्लाइज करता है x इक्वल टू क्या हो जाए, -10 हो जाए। इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेके x की वैल्यू निकालेंगे तो -10 मिलेगी, या फिर मैं यहाँ पर दूं कि 10 इक्वल टू कितना 2x और इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 5। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। आप कहेंगे परंतु x बराबर नहीं हो सकता -10। क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं। देखिए x बराबर अगर -10 हो जाएगा तो ये x -10 हो गया, ये x -10 हो गया। ये ऋणात्मक कैसे हो सकता है, ये तो क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। x को आपने क्या माना है, a और p के मध्य की दूरी, और दूरी ऋणात्मक तो कभी हो नहीं सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि x बराबर जो है -10 नहीं हो सकता है बच्चों। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 5। ये लीजिए x बराबर 5 आपको प्राप्त हुआ ds अपॉन dx बराबर 0 रखने पर। यानी कि ये बिंदु कौन सा हो सकता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहाँ कहाँ होता है, या तो उच्चतम के बिंदु पे होता है या निम्नतम के बिंदु पे होता है। उच्चतम से मेरा तात्पर्य यहाँ है स्थानीय उच्चतम से, निम्नतम से मेरा तात्पर्य है स्थानीय निम्नतम से, ठीक है, या फिर नति परिवर्तन बिंदु पे होता है। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को पहचानने की बात आती है, तो तीनों बिंदुओं को पहचानने की बात आती है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को देखा जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिएगा, आप देख पा रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम इसका धनात्मक और ऋणात्मक होने से बता देंगे कि उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का बिंदु है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ds अपॉन dx d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू x बराबर 5 पर हम पता करते हैं। x बराबर 5 रखेंगे तो -12 देखिएगा, और फिर x है, x की जगह क्या रख दिया, 5, और ब्रैकेट में 5 प्लस आप 10 रख देते हैं। आप देखते हैं ये वैल्यू जो भी बनेगी क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। हमें तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव के वैल्यू से मतलब नहीं है कि वो कितनी आ रही है, बस उसके चिन्ह से मतलब है। अब हमने कहा कि ये क्या है, नेगेटिव, अतः s का मान उच्चतम होगा यदि x बराबर क्या हो, 5 हो। तो x बराबर 5 पर जो s का मान आया उच्चतम आया। आपने कहा था s अगर मैक्सिमम होगा तो आपका क्षेत्रफल a, अतः x बराबर 5 पर क्षेत्रफल a भी उच्चतम मान प्राप्त करेगा। और अगर a उच्चतम x बराबर 5 पर मान प्राप्त करेगा तो उच्चतम मान ज्ञात करते हैं, a का उच्चतम मान कैसे प्राप्त होगा। a का उच्चतम मान a बराबर क्या था, a बराबर था, देखिएगा आपका ये आपने निकाला हुआ है, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी आपकी x प्लस 10 अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपके सामने आती है। तो यहाँ पर आप x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। देखिए 5 और 10 कितने हो जाएंगे, 15, और यहाँ 5 रखेंगे कितने बनेंगे, 25, और ये बनेंगे 100। तो ये अंडर रूट 75, अंडर रूट 75 में से 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो अंदर बच जाएगा 3, 5 बाहर रहेगा, बाहर गुणा में 15 है, 15 5 75, 75 रूट 3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल, जो कि मैक्सिमम होगा। तो बच्चे कहेंगे x प्लस 10
इसका जो मान है x प्लस 10 यानी 5 प्लस 10, x बराबर 5 रख दिया क्षेत्रफल में, और यहाँ पर आपका था 100 यानी कि 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 15 अंडर रूट 75 और 5 बाहर आ जाए, 15 इंटू 5 रूट 3 इक्वल टू 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल जो इस समलंब चतुर्भुज का होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम क्षेत्रफल आएगा, उच्चतम मान प्राप्त करेगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपकी बुक में सीधे ही ए से किया हुआ है, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो कुछ ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन करने में। अगला देखिएगा, उदाहरण नंबर 38, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। देखिए एक शंकु है, शंकु बिल्कुल कांस्टेंट है, उसकी ऊंचाई, उसकी आधार की त्रिज्या वगैरह सब कांस्टेंट है, क्योंकि शंकु आपको दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आपको कोई शंकु दे दिया, जैसे कि ये शंकु दे दिया ABC, ठीक है। अब ये नहीं बदल रहा है, ये कांस्टेंट है। इसका आयतन, इसका वक्रपृष्ठ, इसकी ऊंचाई, इसकी त्रिज्या, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको एक शंकु उठा के दे दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब शंकु में आपको बोला जाए कि शंकु के अंदर आप बेलन बनाइए। अब बेलन जो बनाओगे ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि उसकी त्रिज्या बेलन की चेंज कर सकते हो, उसकी ऊंचाई चेंज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। खुद ही सोचिए, मान लीजिए मैंने शंकु आपको दिया इस तरह से, ये शंकु दिया और ये शंकु एक ही शंकु है जो मैं 2 जगह लिख रहा हूँ। अब आपको इसमें बेलन बनाने की बात कही गई कि इसमें बेलन बनाइए। कोई बच्चा हो सकता है ये इसकी त्रिज्या कम ले ले, तो हाइट बढ़ जाएगी बेलन की, इसके अंदर रखेगा तो ये लीजिए, हाइट बढ़ गई और त्रिज्या मैंने कम ले ली। कोई बच्चा चाहे कहे मैं तो सर थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा, थोड़ा सा त्रिज्या को बढ़ाऊंगा, तो बेलन की हाइट कम हो जाएगी। तो बताइए, अलग अलग बच्चा अलग अलग टाइप के शंकु के अंदर बेलन बना सकता है। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। तो चेंजेबल क्या, परिवर्तन किस में हो रहा है, परिवर्तन बेलन में हो रहा है। बेलन में भी क्या परिवर्तन हो रहा है, आप त्रिज्या कम कर देते हैं, आपकी हाइट बढ़ जाती है, तो हाइट और मतलब ऊंचाई और आपकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप त्रिज्या बढ़ा देते हैं तो हाइट कम हो जाती है। तो अलग अलग परिवर्तनशील बेलन एक शंकु के अंदर बनाए जा सकते हैं। शंकु आपको दिया गया है वही रहेगा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ, अब यहां पर गौर करने वाली बात है, महत्तम वक्र पृष्ठ। महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, यानी कि आपका वक्र पृष्ठ जो बेलन का आए वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अपना जो फलन बनेगा वक्र पृष्ठ का बनेगा। किसके वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, वक्र पृष्ठ की बात हो रही है लंबवृत्तीय बेलन की। तो जो अंदर आप बेलन बना रहे हो उसके वक्र पृष्ठ को अधिकतम करना है। जिसको अधिकतम या न्यूनतम करना होता है उसी का फलन हम बनाते हैं। तो बच्चे समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर किसका फलन आपको लेकर चलना है, आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको लेकर चलना है। दूसरी बात कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है साहब, बेलन का, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चे जानते हैं। ये देखिए ये बेलन है, वक्र पृष्ठ होता है ये गोलाई वाला भाग, ये जो पेन के इस तरह से ये वक्र पृष्ठ होता है। नीचे एक सर्कल होता है, ऊपर एक सर्कल होता है। इन दोनों सर्कल्स के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाए ऊपर वाले और नीचे वाले को, तो बाकी का भाग क्या कहलाता है बच्चों, वक्र पृष्ठ कहलाता है। यानी कि इन दोनों ऊपर और नीचे जो सर्कल होते हैं इनके क्षेत्रफल को हटा दिया जाता है। संपूर्ण अगर पृष्ठ की बात करते हम तो ये जो सर्कल हैं ऊपर और नीचे इनका क्षेत्रफल भी काउंट होता, लेकिन संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात नहीं है। सिर्फ कौन से महत्तम वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब सिर्फ ये वाला बेलन का जो वक्र पृष्ठ है इसकी बात हो रही है। चलिए ये बात भी समझ गए। चलिए इसका जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये जो सर्कल है इसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि है 2πr, और कंगन के ऊपर कंगन एक रखा है आपके पास, वो क्या है आपकी परिधि की तरह है सर्कल का, और कंगन के ऊपर कंगन रख दिया जाए तो एक बेलन बनता है। यानी कि ऊंचाई से गुणा कर दें किसको, परिधि को, 2πr इंटू h, 2πr इंटू h किसके, बेलन के लिए। तो बेलन
उसकी जो परिधि है उसको हाइट से गुणा करने से आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। आपको ये काम करना है इसके अंदर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बनाना है, किसका आपको फलन बनाना है, बच्चे समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कुछ। आपको जो शंकु दिया गया है ये तो बिल्कुल इसकी तो त्रिज्या और ऊंचाई में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसकी त्रिज्या को यानी कि O से लेके C तक की दूरी को, किसकी त्रिज्या हुई, शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या को मैं मान लूंगा बच्चों, क्या मान लूंगा, शंकु के आधार की त्रिज्या को मैं R मान लेता हूं। और शंकु की जो आपकी हाइट है, जितनी कहां से A से लेके O तक थी, OA हाइट है, इसको मैं H मान लूंगा, इसको तो मैं H मानूंगा। और ये जो दूरी है यहां से यहां तक OC की, इसको मैं मान लूंगा बच्चों, क्या, आपका R मान लेता हूं। मान लिया है कि अब ये R और H कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों कांस्टेंट वैल्यू है? बच्चे कहेंगे ये तो बिल्कुल चेंजेज हो ही नहीं रहे हैं, किसमें, शंकु में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, वो तो आपको दे दिया गया है। तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर H और R क्या हो गए, कांस्टेंट वैल्यू होगी। जब हम अवकलन करेंगे तो H और R कैसा बिहेव करेंगे, लाइक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, माना शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या की बात कर रहा हूं, OC, इसको क्या बोला, OC बराबर R, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, OA, इसको मैं नाम दे दूं OA इक्वल टू H, आपका मान लिया है मैंने। तथा अब हमारा जो बेलन इसके अंदर बना रहे हैं, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं, तथा बेलन की त्रिज्या आपकी X है। X मान लीजिए, Y मान लीजिए, कैपिटल R मान लीजिए, एक ही बात होती है। तो ये बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली अपन ने, X है। ठीक है, अब बेलन की हाइट में ज्ञात करना चाहता हूं। देखिए ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज, अब त्रिभुज AOC, क्या, AOC जो है वो त्रिभुज, और मैं कहूं इसके जो समरूप त्रिभुज है वो कौन सा है, इसके समरूप त्रिभुज QEC है, QEC है। तो आप जानते हैं इनकी भुजाएं भी समानुपात में होंगी, समानुपात में होंगी। तो देखिए ये OA है, इसका अनुपात किसके साथ, QE के साथ, यानी कि QE अनुपात OA बराबर होना चाहिए। दूसरा, ये आपकी त्रिज्या जो है OC को निरूपित कर रही है, और ये EC को EC अपॉन क्या हो जाएगा, आपका OC हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इंप्लाइज दैट आपको QE की वैल्यू प्राप्त करनी है। QE का मतलब क्या है, बेलन की हाइट। बेलन की हाइट में कैपिटल H से डिनोट कर दूं, तो बेलन की हाइट जो है QE के बराबर है, ऊंचाई। तो QE बेलन की ऊंचाई, किससे डिनोट की जा रही है, QE से डिनोट की जा रही है। और QE के इक्वल वैल्यू क्या आएगी, EC इंटू OA अपॉन OC। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, QE इक्वल टू आपकी हो जाएगी, EC की वैल्यू निकालते हैं, EC। देखिए EC का मतलब मैं लिख सकता हूं OC माइनस OE, तो आप लिख सकते हैं OC माइनस OE, और इनटू में क्या है OA, और अपॉन में क्या है OC। ठीक है, QE इक्वल टू, देखिए OC की वैल्यू, OC की वैल्यू आपने क्या मानी है, शंकु की त्रिज्या R मानी है, माइनस OE, OE क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपने X मानी है, तो R माइनस X हो गया। अब OA, OA क्या है, हाइट किसकी, शंकु की, जो कि H है, और नीचे में OC, OC का मतलब क्या है, आपकी शंकु की त्रिज्या, जो कि क्या है R। तो QE जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी आ गई बच्चों, ये आपके पास आ गई। आपको किसको महत्तम करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ को। तो बेलन के वक्र पृष्ठ को मैं S से डिनोट कर दूं, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ
अगर मैं s बोल दूं तो s की वैल्यू देखिए कि कितनी आ जाती है, 2 पाई और त्रिज्या इंटू त्रिज्या इंटू ऊंचाई। अब देखिए 2 पाई, त्रिज्या कितनी है बेलन की आपने मान रखी है, ऊपर x है, और ऊंचाई कितनी है आपने निकाल रखी है, r माइनस एक्स इंटू एच अपॉन आर, इस तरह से। तो आप देखते हैं s की जो वैल्यू बच्चों के पास निकल कर आती है, आप कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ बाहर ले लें, 2 पाई h अपॉन आर, और ये x को अंदर गुणा कर दें तो आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका वक्र पृष्ठ बनकर आ जाता है। अब वक्र पृष्ठ को महत्तम करना है तो जरूर किसी न किसी बिंदु पर होगा, और किसी बिंदु को ज्ञात करने के लिए अवकलन करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना पड़ता है, बिंदु आ जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम बता देते हैं कि उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का बिंदु है, वही अपनी थ्योरी से आगे बढ़े अपन। तो ds किसके सापेक्ष करूं, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए h क्या है, हाइट है, किसकी हाइट है, शंकु की हाइट है, शंकु की हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये परिवर्तनशील राशि नहीं है। अच्छा r क्या है, त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है, परिवर्तनशील नहीं है। तो परिवर्तनशील है कौन, आप अलग अलग बेलन बनाते हो तो बेलन की त्रिज्या यहां पर परिवर्तनशील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चा शंकु के अंदर अलग अलग टाइप के बेलन बनाएगा तो हाइट और त्रिज्या किसकी, बेलन की, वो परिवर्तित हो सकती है। तो बच्चे कहेंगे ds अपॉन dx, इसके अंदर x ही है जो कि चर राशि है, परिवर्तनशील है, तो उसके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे 2 पाई h अपॉन r, यहां पर x के गुणा में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू r, तो r आ जाएगी, और माइनस 2x, ये अवकलन हो जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना चाहता हूं, d2s अपॉन dx स्क्वायर, तो बच्चे कहेंगे यहां पर कि 2 पाई h अपॉन r तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये r कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है बच्चों। उसके बाद देखिएगा ये वैल्यू हो गई माइनस 4 पाई h अपॉन r। बच्चों h पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, बाहर माइनस लगा हुआ है, ये वैल्यू 0 से छोटी है कि नहीं, चाहे बिंदु कोई भी आओ ये वैल्यू हमेशा 0 से छोटी रहेगी। तो जो भी बिंदु मिलेगा वो किसका मिलेगा बच्चों, उच्चतम का मिलेगा। किसके उच्चतम का, इससे s उच्चतम हो जाएगा। s क्या है, आपके बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ जो है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अंतर्गत महत्तम हो जाएगा। वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तब अपन शुरू करते हैं, ds अपॉन dx इक्वल टू, अब ds अपॉन dx इक्वल टू 0 इज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करता है, 2 पाई h अपॉन r, वैल्यू लिख देते हैं r माइनस 2x इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज करता है, क्या इम्प्लाइज करता है, r इक्वल टू 2x, या मैं बात कहूं आगे, इससे ये इम्प्लाइज होता है x इक्वल टू r अपॉन 2। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ, x का मान r/2 प्राप्त हुआ। x क्या है, बेलन की त्रिज्या, r क्या है, आपके शंकु की त्रिज्या, तो हो गई ना बेलन की त्रिज्या किसकी, आधी, शंकु की त्रिज्या की। तब जाके आपके बेलन का जो पृष्ठ है वो महत्तम बनेगा। तो जब x बराबर r/2 हो तब d2s अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, अतः s महत्तम होगा। किस बिंदु पे, आपका x बराबर r/2 पे, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होने के लिए महत्तम होगा यदि x बराबर r/2 इज इम्प्लाइज दैट, आपकी किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। ये आप स्टेटमेंट दे देंगे बच्चों। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।